साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बिहार जीविका का क्लास हम लोग कर रहे हैं और सीरीज में हमारा तीसरा क्लास है और दो क्लास हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवीजन करते रहेंगे और देखते भी होंगे क्लास को अच्छे से। पिछले 2 क्लास में आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। जितने भी बच्चे क्लास को देखे हैं वो पूरे क्लास को देखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आया और 2 मिनट 4 मिनट आप लोग देख लीजिएगा और कुछ सीख लीजिएगा, नहीं। जब आप क्लास में देख लिए हैं तो पूरा क्लास को देखिए, पूरा क्लास को कंप्लीट कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। 6 से 7 लाख फॉर्म समझ लीजिए एक पोस्ट पर गया है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पर गया है, फिर एरिया कोऑर्डिनेटर पर 6-7 लाख फॉर्म गिरा है। तो इसमें भी जो है कंपटीशन तो अच्छा लेवल का होने वाला है। तो आप लोग नहीं, इसमें 20 नंबर का हम लोग का सब्जेक्ट नॉलेज है। सब्जेक्ट नॉलेज ही हम लोग जो है अभी पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट नॉलेज का बहुत ही अच्छा वेटेज है इसमें। और सब्जेक्ट नॉलेज के तहत हम लोग 2 पोस्ट के लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। और इसमें हम लोग पहला चैप्टर ग्रामीण विकास की अवधारणा को पढ़ रहे हैं, जिसमें 107 क्वेश्चन पिछले 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आज के वीडियो में जो है हम तीसरा क्लास में पूरे इस ग्रामीण विकास की समझ को ख़त्म कर देंगे और ये चैप्टर हमारे लोग का समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसका थ्योरी सेक्शन भी आपको पढ़ा देंगे, थ्योरी भी पढ़ा देंगे। ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर को कर रहे हैं, लेकिन थ्योरी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो थ्योरी भी पढ़ा देंगे। फिर हम लोग का अगला चैप्टर रहेगा गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं। उसके बाद आगे के चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो आप लोग एक टारगेट तो जरूर रखिए कि जितने भी लोग चैनल पे आते हैं तो 5 लोगों को, कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करेंगे। आप लोग शेयर करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हिम्मत मिलता है कि आगे वीडियो हम बनाएं। क्योंकि अगर जीविका क्लास चाहते हैं आप लोग अच्छा से कि सीरीज चलता रहे, तो आपको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए सभी अपने साथियों से। पिछले क्लास में हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि पेशा अधिनियम 1996 का संबंध किससे है। तो आप लोग जरूर देखेंगे वीडियो पिछला। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, पिछला 2 वीडियो देखिए, तभी ये वीडियो तीसरा देखिएगा। तो चलिए, इसमें कहा गया है पेशा अधिनियम 1996 का संबंध किससे है। तो 5वीं अनुसूची से पेशा अधिनियम का संबंध किससे है, तो 5वीं अनुसूची से संबंधित है। पेशा 1996 पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। 5वीं अनुसूची के आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा पंचायतों को विशिष्ट शक्तियां देता है, जैसे योजनाओं की स्वीकृति, संसाधनों पर अधिकार, लाभार्थियों की पहचान आदि, ताकि परंपरागत संस्थाओं का सम्मान और समावेश का विकास हो। पेशा क्या है, तो पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को विशिष्ट अधिकार देता है। किस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में विशिष्ट अधिकार देता है कि वो अपना योजना को स्वीकृति दे सकता है, खुद संसाधनों पर अधिकार, लाभार्थियों की पहचान कर सकता है। तो पेशा किससे संबंधित है, 1996 का अधिनियम है, तो ये आदिवासियों से भी संबंधित है, इसको कह सकते हैं। 3F सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो 3F सिद्धांत फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज से जुड़ा है। देखिए, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज का अर्थ है कि पंचायतों का कार्य, उन पर खर्च हेतु धन, उन्हें निभाने के लिए कर्मचारी, तीनों का पर्याप्त और स्पष्ट विकेंद्रीकरण हो, तभी वास्तविक स्वशासन संभव है। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि अगर इसमें कह रहा है कि 3F का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो 3F सिद्धांत फंड का मतलब होता है धन, ठीक है। पहले तो किसी भी बिजनेस शुरू करने के लिए फंड की जरूरत होती है। उसके बाद फंक्शन, उसको कैसे कार्य करना है, तो उसको कार्य कैसे करना है, तो इसको कार्य की शुरुआत होती है।
और कार्य करने के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। तो कार्य करने के लिए कर्मचारी की किसकी ज़रूरत होती है? कर्मचारी की। ये तीनों का समन्वय सुचारू रूप से और इन तीनों का कार्य जो है अच्छे ढंग से हम लोग बांटेंगे, तभी कोई काम या स्वशासन अच्छे से हो पाएगा। इसलिए कहा गया है कि 3F का सिद्धांत बताया गया है। देखिए, मनरेगा 2005 के तहत ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है? तो प्रधान कार्यान्वयन प्राधिकरण। मनरेगा 2005 में ग्राम पंचायत प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है। कार्मिक रजिस्टर, कार्यों का चयन, मांग आधारित मजदूरी, सामाजिक अंकेक्षण आदि के माध्यम से आजीविका एवं परिसंपत्तियां सृजन करती हैं। साथियों, आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। जितने भी लड़कियां हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेगी और अपने फ्रेंड में शेयर करेगी। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है, तो बाजार से उधारी ग्राम पंचायत का आय का स्रोत नहीं है। देखिए, स्थानीय कर, ग्राम पंचायत जो है स्थानीय कर अपना टैक्स भी लगा सकती है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है, जो पंचायती राज है दिया गया है, उसके तहत बताया गया है कि ग्राम पंचायत टैक्स भी लगा सकती है। राज्य एवं केंद्र से इसको अनुदान भी मिलता है। योजनाबद्ध या ये स्कीम के तहत इनके पास अपना फंड होता है। निधि मतलब फंड अपना होता है। तो पंचायत की आय में अपने स्रोत जैसे हाउस टैक्स, लाइसेंस, मंडी शुल्क, अनुदान और योजना निधि शामिल है। सीधे बाजार से उधारी समानता उनके दायरे में नहीं थे। किसके दायरे में आता है? तो राज्य सरकार के दायरे में आता है। करा ई पंचायत या ई ग्राम स्वराज का उद्देश्य है। ई ग्राम पंचायत आई ग्राम स्वराज का उद्देश्य क्या है? डिजिटल पारदर्शिता एवं रेखांकन करना। देखिए, ई पंचायत और ई ग्राम स्वराज का उद्देश्य है डिजिटल पारदर्शिता। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पंचायत, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पंचायत या ग्राम स्वराज को जोड़ना, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। इलेक्ट्रॉनिक करने से जैसे घूसखोरी या भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो जाता है डिजिटलीकरण करने से। यही इसका उद्देश्य है। तो ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज PRI सॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म योजना प्रस्ताव से लेकर ऑनलाइन रेखांकन, परिसंपत्ति ट्रैकिंग, कार्य प्रगति पर पारदर्शिता बढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं संबंध विकसित में मदद मिलती है। स्वामी वत्तरवा योजना 2020 का संबंध है ग्राम आबादी क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे एवं संपत्ति कार्य से। स्वामी वत्तरवा ड्रोन आधारित सर्वे से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का मानचित्रण कर संपत्ति स्वामित्व कार्ड जारी कराती है, जिससे विवाद घटते हैं, ऋण आधारित गतिविधियां बढ़ती है और पंचायत का राजस्व आधार सुदृढ़ होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में सशक्तिकरण का अंतिम मील किसे दर्शाता है? तभी ग्राम सभा में नागरिक की भागीदारी से। ग्राम सभा में नागरिक की भागीदारी से। देखिए, ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये पेड कोर्स वाला टॉपिक है, लेकिन आपको फ्री में यूट्यूब पर मिल रहा है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जितने भी टीचर आपको जीविका के लिए पढ़ाएंगे वे सभी टीचर को विशेष कुछ ज्ञान है नहीं, और वे लोग आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ बिना वजह का कुछ पढ़ाते जा रहे हैं। वैसे कुछ आने होने वाला है नहीं। आप एक जो किताब आपको पढ़ा रहे हैं, किताब से लाइन बाय लाइन इसी किताब से आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से जो बता रहे हैं इसको याद करिए। एक एक क्वेश्चन आपके जबान पर रहना चाहिए। तो देखिए, याद कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए बस। देखिए, अंतिम मील वही कहता है
अंतिम मील वही है जहाँ नागरिक रहते हैं। ग्राम सभा सहभागिता, सामाजिक अंकेक्षण, स्थानीय प्राथमिकताएं और जवाबदेही, यही वास्तविक सशक्तिकरण है जिससे समावेशी और टिकाऊ विकास संभव है। योजना एकीकरण के लिए पंचायतें किस स्तर पर समन्वय करती हैं? तो पंचायतें ग्राम, मध्य, जिला तीनों स्तर पर समन्वय करती हैं। योजना एकीकरण के लिए पंचायतें किस स्तर पर समन्वय करती हैं? तो ग्राम, मध्य, जिला तीनों स्तर पर समन्वय करते हैं। विकास परिणाम तभी आते हैं जब तीनों स्तर पर योजनाएं जुड़ी हों। ग्राम का प्रस्ताव, ब्लॉक का समन्वय और जिला का एकीकृत दृष्टिकोण डीपीसी के माध्यम से। कर न्याय के संदर्भ में पंचायतें क्या कर सकती हैं? तो पंचायतें संपत्ति का अद्यतन सर्वे, सरल भुगतान प्रणाली, अपील तंत्र, ये दोनों काम कर सकती हैं। देखिए, अप टू डेट असेसमेंट, डिजिटल भुगतान, रियायत, अपील की पारदर्शी प्रक्रिया से कर आधार बढ़ता है। लोग स्वेच्छा से कर चुकाते हैं और सेवाएं बेहतर फंड होती हैं। ग्राम पंचायतों की बैठक, कोरम आदि का निर्धारण राज्य कानून नियम करते हैं। देखिए, ग्राम पंचायतों की बैठक या कोरम आदि का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून करता है। 73वां संविधान संशोधन व्यापक ढांचा देता है, पर बैठक की आवृत्ति, कोरम, समितियां आदि का विवरण राज्य पंचायती राज अधिनियम नियम तय करते हैं। इसलिए राज्यों में विविधता मिलती है। देखिए, भारत के में जितने भी राज्य हैं उसमें जो है राज्य के अंतर्गत पंचायती राज में विविधता मिलती है। क्यों मिलती है? कि हर राज्य का नियम कानून अलग है, अलग अलग राज्य का नियम कानून अलग है, इसलिए इसमें विविधता मिलती है। वही बात बता रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा व्यापक ढांचा देता है, पर बैठक की आवृत्ति और कोरम समिति का विवरण अलग अलग राज्य में अलग अलग है। पंचायतें रोजगार आजीविका बढ़ाने में क्या कर सकती हैं? तो पंचायतें रोजगार एवं आजीविका बढ़ाने में कौशल प्रशिक्षण, एसएचजी लिंकिंग, संपत्ति निर्माण, बाजार सुविधाएं इत्यादि कर सकती है। देखिए, एसएचजी के तहत ही हमारे यहाँ अभी नीतीश सरकार 10-10 हज़ार रुपये प्रत्येक महिलाओं को दे रहा है। तो ये स्किल बढ़ाने के लिए और आपको रोजगार करने के लिए पैसे दे रहा है। तो यही बताया गया है कि पंचायतें रोजगार एवं आजीविका बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है? तो एसएचजी से लिंक करके रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। कौशल केंद्र, आजीविका मिशन डे, NRLM जो कहा जाता है आजीविका मिशन को, से एसएचजी लिंकिंग, स्थानीय हाट, शेड, जल संसाधन, सिंचाई कार्यों से उत्पादकता व अवसर बढ़ाते हैं, यानी आय सृजन का स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र है। पंचायतों में अध्यक्ष पदों का आरक्षण संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो 243 के डी में है। पंचायतों में अध्यक्ष पदों का आरक्षण संबंधी प्रावधान किस में दिया गया है? 243 डी में दिया गया है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो 243 अनुच्छेद के अंतर्गत जितने भी सब अनुच्छेद है, ए से लेकर जे या के तक है, तो सभी अनुच्छेद 10-11 अनुच्छेद दिया गया है। टोटल अनुच्छेद को हम एक वीडियो में आप लोग को पढ़ा देंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो बताएंगे। अनुच्छेद 243 डी सीटों के साथ साथ अध्यक्ष पदों के लिए भी SC/ST तथा महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है। समावेशी नेतृत्व के लिए यह
महत्वपूर्ण है। पंचायतों के लिए हस्तांतरण का आकलन करने वाला सामान्य संकेतक है डेवोल्यूशन इंडेक्स या रैंकिंग। नीतिगत पहल, समय समय पर केंद्र या राज्य या थिंक टैंक द्वारा डेवोल्यूशन इंडेक्स जैसी पहले से 3F के वास्तविक हस्तांतरण का तुलनात्मक आकलन होता है जो सुधार हेतु मार्गदर्शन बनाता है। आपदा प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका क्या है? तो आपदा प्रबंधन में जोखिम आकलन, तैयारी, राहत, पुनर्वास में स्थानीय समन्वय को देखना पंचायतों की भूमिका होता है। आपदा की पहली प्रतिक्रिया स्थल पर होती है। पंचायतें भेद्यता मानचित्रण, चेतावनी प्रसार एवं आश्रय या राशन व्यवस्था पुनर्निर्माण में समुदाय का नेतृत्व करती है। देखिए, अगर किसी क्षेत्र में आपदा आता है तो पहला तो उसका जो है प्रतिक्रिया कहाँ होता है? स्थल पर होता है कि स्थल पर कैसी घटना घट चुकी है। इसके लिए पंचायतें आपको पहले से चेतावनी दे सकती है कि यहाँ आपदा आने की संभावना है। अगर आपदा आ जाएगी तो राशन की व्यवस्था कर सकता है और उसके लिए मानचित्र बना सकता है कि किधर की तरफ ज़्यादा आपदा आया हुआ है, किधर कम है। इस सब के लिए व्यवस्था पंचायतें कर सकती हैं। कृषि, सिंचाई, मत्स्य, पशुपालन जैसे विषय किस अनुसूची में पंचायतों हेतु निहित है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में विषय शामिल है। उद्देश्य यही है कि कृषि उत्पादकता, जल संसाधन व आजीविका पर स्थानीय नेतृत्व सशक्त हो। पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण राज्यों पर निर्भर करता है। पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण किस पर निर्भर करता है? तो राज्यों के नीति पर निर्भर करता है। 73वां संविधान संशोधन SC ST व महिलाओं का आरक्षण अनिवार्य करता है, पर ओबीसी का आरक्षण राज्यों की नीतियों पर निर्भर है। कई राज्यों में यह प्रावधान किया गया है, कई राज्यों में यह प्रावधान नहीं भी है। ओबीसी को आरक्षण पंचायत में, जैसे बिहार में ओबीसी को आरक्षण है। जब भी पंचायती चुनाव होता है तो आपको पता होगा कि कहीं पर ओबीसी के लिए सीट आरक्षित हो जाता है, कहीं SC ST के लिए सीट आरक्षित हो जाता है। आपके भी पंचायत में ऐसा होता होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा तो पता चलेगा। जिला नियोजन समिति DPC का संबंधित अनुच्छेद क्या है? जिला नियोजन समिति यानी DPC का अनुच्छेद क्या है? तो 243 ZD। देखिए, अभी आपको बताया कि 243 के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आते हैं उसको आप लोग बताइएगा तो एक वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो DPC के अंतर्गत ZD अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद ZD के DPC जिले की पंचायती व नगरपालिका योजनाओं को समेकित जिला विकास योजना बनाती है। विकास का क्षेत्रीय दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा किस संदर्भ में सबसे अधिक प्रचलित है? तो मनरेगा के में सबसे अधिक प्रचलित है सामाजिक अंकेक्षण। मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इसका पूरा नाम है। तो इसकी अधिनियम की धारा 17 ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था पर बल देता है। तो मनरेगा का कौन सा धारा सामाजिक अंकेक्षण पर बल देता है? तो धारा 17 देता है। कार्य गुणवत्ता, मजदूरी भुगतान और पारदर्शिता की सामुदायिक जांच होती है मनरेगा में। जिला स्तर पर पंचायती संस्था है जिला परिषद। जिला स्तर पर पंचायती राज की संस्था कौन सी है? तो जिला परिषद। ये सब तो ग्राम पंचायत के लेवल, नगर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में आ जाता है। पंचायत समिति ब्लॉक के अंतर्गत आ जाता है। नगर परिषद और ग्राम पंचायत दोनों तो समानांतर ही हैं।
जिला परिषद जिला स्तरीय योजना होता है। योजना संयोजन, विभागीय तालमेल और बड़े बड़े बुनियादी कार्यों की देखरेख करती है, ताकि ग्राम एवं मध्य स्तर की योजनाएं अच्छे से समन्वित हो सके और कार्य अच्छे से ढंग से कर सके। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। साथियों, जितने भी साथी अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे और एक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो का आपको कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो हम अच्छे ढंग से बना पाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था गठन में इनका बहुत ही अच्छा योगदान है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। जीवी के राव समिति जिला परिषद को ग्रामीण विकास का प्रमुख संस्थान माना। एमएल सिंघवी समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद के तहत कराता है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य पंचायत का चुनाव आता है। और पंचायत का चुनाव कौन करता है? तो SEC कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। और देश में जो भी चुनाव होता है, जैसे राज्यों के अंदर राज्य का चुनाव होता है, यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कौन करता है? तो ECI कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और राज्य पंचायत चुनाव कौन करता है? SEC कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। देखिए, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जो पंचायत और नगर निकायों का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराता है। ग्राम पंचायत के वित्तीय स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय ऋण। ग्राम पंचायत को मुख्यतः कर, शुल्क, जुर्माना, राज्य व केंद्र सरकार से अनुदान एवं करों की हिस्सेदारी प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण सीधे पंचायत को नहीं मिल सकता। जिला योजना समिति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 243 ZD के में जिला योजना समिति का उल्लेख किया गया है। इसका कार्य जिले के समग्र विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना और पंचायतों व नगरपालिकाओं की योजनाओं का समन्वय करना है। ग्रामीण विकास के भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं की सबसे बड़ी भूमिका क्या होगी? तो स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर विकास, यही सबसे बड़ी भूमिका होगी। भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य ग्राम स्वराज की ओर बढ़ना है, जिसमें ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाना, स्थानीय रोजगार सृजन करना और योजनाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू करना शामिल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के भविष्य को किस प्रकार प्रभावित करेगा? ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। डिजिटल इंडिया भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, पारदर्शिता को बढ़ाएगा और काम में तेजी लाएगा। सबसे अच्छी बात होती है डिजिटल में कि काम बहुत तेजी से और पारदर्शी तरीके से हो जाता है, भीड़ भड़का नहीं लगता है। जैसे आप कहीं पर भी ऑफलाइन काम कराने जाते होंगे तो बहुत सारे लाइन में लोग लगे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये काम ऑनलाइन होता है, आपको कहीं भी साइबर कैफे से कर लेंगे या अपने मोबाइल से डिजिटली तौर पर कर लेता है।
तो यही फायदे हैं डिजिटल इंडिया के। डिजिटल इंडिया के तहत पंचायतों में ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ऑनलाइन बजट प्रबंधन और डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे इससे भविष्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। भविष्य में पंचायतों की सफलता का मुख्य आधार क्या होगा? तकनीकी नवाचार और जनभागिता। तकनीकी नवाचार और जनभागिता ही पंचायतों की सफलता का मुख्य आधार होगा। पंचायती राज की मजबूती जनता की भागीदारी और तकनीकी नवाचार पर निर्भर करेगी। जब तक लोग पंचायत की बैठकों में सक्रिय रहेंगे, डिजिटल साधनों का उपयोग होगा, पंचायतें प्रभावी रहेगी। ग्रामीण विकास के भविष्य में कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होगा? कृषि एवं कौशल विकास। कृषि एवं कौशल विकास ग्रामीण विकास के भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर आधारित है। भविष्य में टीका कृषि, सिंचाई सुधार, जैविक खेती, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण ही विकास की कुंजी होंगे। भविष्य में पंचायतों की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए सबसे आवश्यक कदम कौन सा है? स्थानीय कराधान यानी कर और वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू करना। पंचायती राज संस्था भविष्य तभी उज्जवल होगा जब उन्हें वित्तीय रूप से स्वायत्त बनाया जाए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर कर संग्रह, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा का सही क्रियान्वयन आवश्यक है। ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का भविष्य किस बारे में सबसे अधिक जुड़ा है? गांव की सरकार एवं गांव के द्वार के बारे में। भविष्य में विकास की योजना तभी सफल होगी जब गांवों में लोकतंत्र की पहुंच सुनिश्चित होगी। इसलिए पंचायती राज का उद्देश्य गांव की सरकार की अवधारणा को मजबूत करना है। गांव की सरकार का मतलब है पंचायत पंचायत सरकार राज। अभी देखिए बिहार में अधिकतर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रहा है, तो इसी के तहत बन रहा है। भविष्य में पंचायतों की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होगी? तो वित्तीय आत्मनिर्भरता। पंचायतों की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वित्तीय आत्मनिर्भरता ये पंचायतों की सबसे बड़ी चुनौती है। पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्र और राज्यों से अनुदान प्राप्त नहीं होते, इसलिए स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाना जरूरी है। पंचायती राज का भविष्य किस सिद्धांत पर सबसे अधिक आधारित है? तो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर सबसे अधिक आधारित है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था में जो 3F पॉलिसी दिया गया है, यही विकेंद्रीकरण का मुख्य आधार माना जाता है। इसमें धन, कर्मचारी यानी काम करने वाला कर्मचारी और कार्य इसमें फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। पंचायती राज का मूल सिद्धांत सत्ता विकेंद्रीकरण है। भविष्य में लोकतंत्र की मजबूती इसी पर टिकी रहेगी कि सत्ता गांव के स्तर तक पहुंचे और लोग स्वयं निर्णय लें। स्मार्ट गांव की अवधारणा पंचायती राज के भविष्य में किस उद्देश्य से जुड़ी है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाना। स्मार्ट गांव मिशन का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट तकनीक, ई गवर्नेंस, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो,
जिससे गांव का भविष्य आधुनिक और आत्मनिर्भर बने। पंचायती राज संस्थाओं का भविष्य किस आधार पर सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा है? तो बी स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और स्वच्छता लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर पूरा करें। SDGs 2015 से 2030 में 17 लक्ष्य हैं। पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर इन लक्ष्यों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभानी होगी, जिससे स्वच्छ पानी, शिक्षा, लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन मुख्य है। भविष्य में पंचायतों में युवाओं की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होगी? तकनीकी एवं नवाचार आधारित विकास लाने के लिए युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। युवा वर्ग तकनीकी दृष्टि से सक्षम है, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से पारदर्शिता, स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार को गांवों तक पहुंचा सकता है। इससे पंचायतों का भविष्य गतिशील होगा। इसलिए युवा पीढ़ी पंचायतों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, जैसा कि आपको हम बताए थे कि चैप्टर आज ख़त्म कर देंगे, तो 140 प्रश्न टोटल हम लोग ने ग्रामीण अवधारणा विकास में फर्स्ट चैप्टर था हम लोग का, इसमें हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और आप लोग का कमेंट और रिस्पांस अच्छा रहा, इसका थ्योरी भी हम पढ़ा देंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, चाहते हैं तो इसका थ्योरी पढ़ा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं रहेगा। और जितने भी साथी, फिर एक बार आपको बता देते हैं कि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। जब आप लोग शेयर करते हैं तो हमें बहुत ही हिम्मत मिलता है। तो चलिए, थैंक यू। और वीडियो को पूरा देखिएगा, यही रिक्वेस्ट आप लोग को से, और कमेंट ज़रूर करिएगा। एगो कमेंट आप लोग को ज़रूर करना है।